Hello, I am Dr. Karthik Chadar. So today we will start with the biostatistics module, and here I will teach you the types of data and the graphical representation of data. So let us get started. So ये बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? हर जगह आ जाती है। हम लोगों ने तो बायो लिया था, अब ये मैथमेटिक्स क्यों करनी पड़ रही है? सो you can understand biostatistics as the application of the statistical methods to solve biological problems. सो जब हम किसी भी स्टैटिस्टिकल मेथड काफ़ी सारे होते हैं, हम आगे जाके देखेंगे क्या क्या होते हैं। सो व्हेन वी अप्लाई दिस मेथड्स टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इट इज़ नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स। समटाइम्स हमें इस स्टैटिस्टिकल मेथड्स को मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ करा जाता है, तो जब ऐसा होता है तो उसको मेडिकल स्टैटिस्टिक्स बोलना चाहिए। बट जनरली ओवरऑल टर्म बायोस्टैटिस्टिक्स इज मोर प्रिवलेंट एंड मोर वाइडली यूज्ड. So you should understand कि biostatistics is nothing but the application of statistical methods to solve biological problems. अभी हम आगे जाके और धीरे धीरे we will try to understand what are the basic concepts under it, and in this lecture we will see what are the types of data and how do we graphically represent this data. So let's move ahead. So who is the father of statistics, or should I say fathers of statistics, because there are more than one people who have contributed immensely to this field. बहुत लोगों ने काफ़ी सारा अच्छा काम किया है in this field and has been regarded as the father of statistics in different literature. So let us see who are these people. So does anyone know? He is John Grant. John Grant has also been regarded एज द इन्वेंटर ऑफ डेमोग्राफी, जिन्होंने डेमोग्राफी को जन्म दिया। डेमोग्राफी क्या है? तो पॉपुलेशन स्टडीज जो होती हैं, पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसी को डेमोग्राफी बोला जाता है। देन वी हैव, डज एनीवन नो ये कौन है? ही इज रोनाल्ड फिशर। तो आपने सुना होगा फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, ये रोनाल्ड फिशर के थ्रू ही आता है। एंड डज एनीवन नो एनी कंट्रीब्यूटर इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आवर कंट्री? ही इज PC Mahalanobis. PC Mahalanobis has also contributed to this field, and the Mahalanobis distance is named after him. And we will eventually get to know more about him in subsequent lectures, what he has done. So let's move ahead. So why statistics? Statistics क्यों पढ़ें? हमने तो बायो ली थी, मैथ तो ली नहीं, अब ये स्टैटिस्टिक्स पीछे पड़ा हुआ है। So why do we need to learn it? ज़रूरत क्या है? So we will see that how epidemiology is understood only by understanding biostatistics. एक बार जब हम biostatistics को यूज़ करके biological problems as we discussed उसको हम solve करने वाले हैं, तो जब तक epidemiology इस play में आएगी तभी इस biostatistics को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको समझने के लिए। तो epidemiology क्या है? epidemiology सिंपल है कि किसी भी डिजीज़ का पैटर्न क्या है, वो डिजीज़ किन लोगों को होती है, कहाँ पर होती है, किस टाइम पर हो रही है, किस एरिया में हो रही है, और ये सारी जानकारी लेके ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़। तो जब इस सारी इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं तो ये सारा प्रोसेस ही एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। तो अगर आप कभी सोचते हैं कि एपिडेमियोलॉजी ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा वर्ड समझ में नहीं आता है, कभी कोई अच्छे से बता नहीं पाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एपिडेमियोलॉजी एक सिंपल चीज़ है, ये सिर्फ एक पैटर्न जानने की एक स्टडी है। कैसे हम किसी भी डिजीज़ की, किसी भी हेल्थ कंडीशन की, उसका हम कैसे पैटर्न पता कर सकते हैं कि वो किस किस एरिया में किन लोगों को और किस समय पर हो रही है। सो दैट इज़ द, एंड क्या उसके फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो हो रही हैं। तो इस पैटर्न को समझकर हम कैसे इससे डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, यही एपिडेमियोलॉजी है। सो बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ कहाँ पर आता है? तो बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ वहाँ पर आएगा जब आप इन सारी नॉलेज को आप मैथमेटिकल मेथड से या स्टैटिस्टिकल मेथड से आप उसे और लॉजिकली समझेंगे, तो उस लॉजिकल यूज को ही बायोस्टैटिस्टिक्स। सो वाई स्टैटिस्टिक्स? अब फिर से ये स्टैटिस्टिक्स क्यों हम पढ़ रहे हैं? हमने तो बायो ले लिया था, मैथ को पीछे छोड़ आए थे, अभी ये स्टैटिस्टिक्स वापस पीछे पड़ा है। सो स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को समझने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है।
एंड व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द डिजीज, कि वो डिजीज कहाँ पर हो रही है, किन लोगों को हो रही है, किस समय पर हो रही है। तो टाइम, प्लेस, पर्सन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी डिजीज का, उसे समझना। एंड जो फैक्टर्स उसके पीछे, जो डिटर्मिनेंट्स लगे हुए हैं जिसके कारण वो डिजीज हो सकती है या हो सकता है उससे वो फैक्टर एसोसिएटेड हो, उन्हें जानना। दिस इज ऑल एपिडेमियोलॉजी। एंड ऑल्सो यूजिंग ऑल ऑफ दिस डेटा, द पैटर्न, द डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इज एपिडेमियोलॉजी। बट अब ये जो हम मेजर कर रहे हैं कि क्या टाइम है, क्या एरिया है, क्या प्लेस है ना, तो इसको आप जब यूज़ करेंगे तो दिस कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन मेजरमेंट्स आर मेड। अब ये जो आप मेजरमेंट करेंगे, सपोज आप मेजर कर रहे हैं कि किस एरिया में है, या फिर आप मेजर कर रहे हैं कितने लोगों को एक कोई हेल्थ कंडीशन या कोई डिजीज़ है, तो उसके लिए आपको बायोस्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। सपोज आप मेजर कर रहे हैं लोगों की हाइट क्या है, तो आप मीन हाइट निकालेंगे। तो ये जो मीन हाइट है ये एक बायोस्टैटिस्टिकल मेजर है। तो इसी तरीके से एपिडेमियोलॉजी को समझने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है। बायोस्टैटिस्टिक्स उसकी लैंग्वेज है। So that is why we need to know the statistics. And once we know the biostatistics, we can understand epidemiology and hence help in the prevention and control of disease. So with this background, we will move ahead and understand how biostatistics actually works. So as I said, these are the sister disciplines or sister sciences. And epidemiology is collecting the facts relating to groups of population in places, times and situation, as I already told you. And biostatistics converts all of these facts into figures and at the end translates these into facts, interpreting the significance of the results. So data क्या है? What is data? Data is information. This information can come from anywhere. This information can come from surveys, from census, from research projects, from some registers, from hospital records, and many other. So information can come from anywhere. So the information that we receive is data, and now this data can be classified into different types. So data can be either qualitative or it can be quantitative. So what is this quantitative and qualitative? As you can see, in qualitative we have the word quali, which can be thought coming from quality. तो ये वर्ड क्वालिटी से आया है। तो जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं तो हम क्या बताते हैं कि समथिंग हाउ गुड इज़ इट, और हाउ बैड इज़ इट, और हाउ ग्रेट इज़ इट, राइट। तो इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, इसमें एक सब्जेक्टिव ऑप्शन है जो हमने चूज़ किया है। सिमिलरली क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव एज द नेम सजेस्ट, इसमें कुछ क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। So this quantity can be anything. It can be someone's height, it can be someone's weight, it can be someone's fasting blood sugar, it can be anything. So something that is quantifiable, can be counted, can be considered to be as quantitative. Something that is divided into different categories and is generally not counted as in numbers will be regarded as qualitative data. सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा को हम कैसे डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा में। तो टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास मेनली दो कैटेगरीज आती हैं। पहली होती है क्वालिटेटिव एंड दूसरी होती है यस क्वांटिटेटिव। अब जो ये क्वालिटेटिव और ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है इसको भी डिफरेंट सब कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा को कभी कभी कैटेगोरिकल डेटा भी बोला जाता है। कैटेगोरिकल डेटा भी बोला जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमें मिल सकती हैं। देन क्वांटिटेटिव डेटा इज आल्सो समटाइम नोन एज न्यूमेरिकल डेटा। सो एज द नेम सजेस्ट इसमें कुछ हमें नंबर्स प्रोवाइड होंगे। So now this qualitative data can again be classified into either nominal data
और ordinal data. Again, the nominal data can be classified into two types where there are two categories or there are more than two categories. Then the quantitative data can be majorly divided into types like interval, ratio, and yes, discrete, and sometimes the word continuous is used. इसको याद रखने का एक शॉर्टकट है, मैं बताता हूँ आपको. NOIR, नॉयर, जो स्टैंड करता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. तो इस नॉयर कीवर्ड को आप याद रख सकते हैं टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. सो इन टाइप्स ऑफ डेटा को और आसानी से समझते हैं. तो सपोज आई एम सिटिंग इन माई क्लिनिक, अ पेशेंट कम्स टू मी. अगर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आपको डायबिटीज़ है, तो वो क्या आंसर दे सकता है? इधर ही विल से यस और इधर ही विल से नो. तो उसने मुझे या तो यस या तो नो में आंसर दिया. तो ये किस तरीके का डेटा हो गया जो मुझे मिला उस पेशेंट से? यस, इट इज़ अ टाइप ऑफ nominal data where there are two categories. So if I ask the question, are you suffering from diabetes, he can answer me as yes or no. So this is nominal type of data. If I ask the same question again but frame it a little differently, उसको थोड़ा सा अलग फ्रेम करके अगर मैं पूछूं कि आपका डायबिटीज़ किस स्टेज में है, तो वो क्या कह सकता है कि मैं अभी प्री डायबिटिक हूँ. ऑल्दो अगर वो नो बोलता है तो प्री डायबिटिक भी हो सकता है, या फिर वो कह सकता है कि वो डायबिटिक है, या वो कह सकता है कि वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से जूझ रहा है. तो इसने अब मुझे किस तरीके का डेटा दे दिया? इसने मुझे अब मोर देन टू कैटेगरीज दे दी. तो आप देखेंगे कि ये जो तीन कैटेगरीज हैं ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, इनके बीच में एक ऑर्डर है. तो दिस ऑर्डर्ड फॉर्म इज नाउ नोन एज ऑर्डिनल डेटा. तो यदि आंसर सिर्फ हमें येस और नो दो कैटेगरीज में मिलता है तो वो नॉमिनल डेटा होता है. अगर हमें आंसर एक ऑर्डर्ड फॉर्म में मिलता है जिसमें दो से ज़्यादा कैटेगरीज हैं तो वो ऑर्डिनल डेटा कहलाता है. अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और घुमा के अगर उससे पूछूं कि व्हाट इज योर ब्लड शुगर लेवल, तो वो क्या बोलेगा मुझे? ही माइट गिव मी अ नंबर. हो सकता है वो बोले मेरा ब्लड शुगर 100 है, या बोले 150 है, या 250 है. ही कैन से एनीथिंग. सो ओवर हियर व्हाट टाइप ऑफ डेटा एम आई रिसीविंग? किस तरीके का डेटा है जो मुझे मिल रहा है? यस, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, ऑल्सो रेशियो डेटा. सो अब ये रेशियो और इंटरवल, इसमें क्या डिफरेंस है बताता हूँ. जो रेशियो होता है उसके अंदर आप याद कर लीजिए, इसमें एक ट्रू ज़ीरो होता है. ट्रू ज़ीरो इज प्रेजेंट. एंड जो इंटरवल टाइप ऑफ डेटा होता है, हियर ट्रू ज़ीरो इज नॉट फाउंड. ट्रू ज़ीरो इज नॉट प्रेजेंट इन इंटरवल. कैसे याद रखें? बहुत ईजी है. रेशियो में लास्ट में ओ होता है, इसका मतलब ट्रू ज़ीरो भी होता है. इंटरवल के अंदर कोई ओ नहीं है, कोई ट्रू ज़ीरो नहीं है. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इंटरवल और रेशियो में किसके अंदर ट्रू ज़ीरो मिलेगा. अब ये ट्रू ज़ीरो क्या है? ट्रू ज़ीरो का मतलब है कि जो भी चीज़ आप नाप रहे हैं उसका लॉजिकली एक ज़ीरो, ट्रू ज़ीरो प्रेजेंट होना चाहिए. फॉर सपोज अगर मैं किसी का हाइट देखता हूँ, तो अगर 0 सेंटीमीटर हाइट है तो इसका मतलब है कि नो हाइट हैज़ बीन फाउंड. अगर किसी का मैं हीमोग्लोबिन देखता हूँ एंड ज़ीरो भी हो सकता है, ऑल्दो कैडेवर का ही होगा, बट फिर भी पॉसिबल तो है. सो हेयर यू सी वन एग्जांपल जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं. तो इस डायग्राम को हम देखते हैं. तो आप देखिए, हाइट अगर हम किसी की मेजर करते हैं इंचेस में, तो एक स्केल है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाता है.
सिमिलरली साइंस एप्टीट्यूड भी हमें स्केल में मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली घरों के प्राइजेस जो हैं आजकल तो बहुत बढ़ गए हैं, तो ये भी हम इस स्केल पर नाप सकते हैं। तो इस तरीके के जो स्केल हैं, दीज आर ऑल स्केल्स इन विच क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड। अब आप नीचे देखिए तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, तो हेयर वी कैन सी डिफरेंट कैटेगरीज। सपोज समवन गोज एंड लिस्ट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इन अ जंगल, सो he will get to know the types of different trees and how many each of tree are there. Then he can list, someone can list the categories of different aircraft, someone may be animals. So इस तरीके से when the data is being used to count the number of categories, then it is a categorical variable. तो कैटेगोरिकल डेटा जो होता है उसमें दो ही पॉसिबल अगर कैटेगरीज हैं तो उसको बाइनरी या डायकोटोमस वेरिएबल भी बोला जाता है। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि मेल और फीमेल, प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट, मैरिड एंड सिंगल, सिमिलरली डायबिटिक नॉन डायबिटिक, स्मोकर या नॉन स्मोकर, हाइपरटेंसिव या नॉन हाइपरटेंसिव। तो जैसा मैंने बताया, जब दो कैटेगरीज ही पॉसिबल है तो उसे बाइनरी या डाइकोटोमस वेरिएबल बोला जाता है। और आपको ये याद रखना होगा कि ये जो दो कैटेगरीज हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो वन दैट एग्जिस्ट्स इन बोथ दी कैटेगरीज। देन कैटेगोरिकल डेटा और किस तरीके का हो सकता है, तो जैसा मैंने बताया मैरिड सिंगल और नॉन स्मोकर, तो ये आपके बाइनरी हो गए, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मोर देन टू कैटेगरीज भी एग्जिस्ट करे, जैसे कि डिवोर्स्ड, एक्स स्मोकर और प्री डायबिटिक। ये तीनों कैटेगरीज इन कैटेगरीज के साथ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो जब ऐसा होता है तो हमको देखना होता है कि कितने वेरिएबल्स हैं। अगर मोर देन टू वेरिएबल्स हैं तो या तो डेटा नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल तब होगा, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, जब हमें कुछ एक ऑर्डर मिले। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर से हम समझते हैं कि ऐसा वेरिएबल जिसमें दो से ज़्यादा एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हैं और ये एक ऑर्डर्ड रैंक में है। जैसे कि आप देखिए तो डिजीज स्टेज है, तो डिजीज स्टेज कैन बी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एंड सेटिस्फैक्शन कैन बी वेरी मच सेटिस्फाइड, लेस सेटिस्फाइड, नॉट नो सेटिस्फैक्शन, लाइक दैट। तो जो भी हमें डेटा मिलेगा इट विल बी ऑर्डर इन सम रैंकिंग सिस्टम, बट इसके अंदर हम मेजर नहीं कर सकते कि दो कैटेगरीज के बीच में एक्चुअल डिफरेंस कितना है। इस डिफरेंस को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल ही है। सो ये जो मेजरमेंट है ये क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको ऑर्डिनल डेटा कहा जाता है। देन वी कम टू दी क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा में हमने चार कैटेगरी देखी थी उस समय, जिसमें एक डिस्क्रीट थी जो यहाँ पे बताऊंगा। देन हमने देखा था इंटरवल, कंटिन्यूअस एंड रेशियो। दीज आर मोस्टली यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो डिस्क्रीट डेटा क्या है, डिस्क्रीट डेटा है वो डेटा जो है तो नंबर्स में बट कुछ स्केल फॉलो नहीं होता है। सो जैसे नंबर ऑफ विजिट्स टू अ जनरल प्रैक्टिशनर इन अ ईयर। सो इस तरीके का डेटा अगर मैं कलेक्ट करता हूँ लोगों से, तो मुझे कैसे रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 20। सो दिस इज नॉट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक स्केल। Then number of children, someone can have 3 children, someone can have 4, someone can have 5, and so on, but it will not reach a very high number. So here as well we can see that it is a type of discrete data where a scale is not followed like in a continuous or ratio. Then कितने बार एडमिट हुए हॉस्पिटल में, so all of this type of data is classified under discrete data. Then what is continuous data? So continuous data is a variable which can take any value within a range of values. तो एक range of values है, उसमें से वो कुछ भी value ले सकता है। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ फिर उससे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज आप अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिने किसी फैमिली में, तो इट कैन नॉट बी 2.5, इट कैन नॉट बी 3.5, इट कैन नॉट बी 4.39852, बट इन कंटिन्यूस डेटा यू कैन सॉर्ट ऑफ रीच दोज नंबर्स। अगर आप किसी की हाइट वर्नियर कैलिपर से नापेंगे, ऑल्दो नाप तो नहीं पाएंगे, वर्नियर कैलिपर काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी अगर हाइट 10 सेंटीमीटर आप नापेंगे तो आपको काफ़ी डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी मिल सकती है। इसका मतलब है कि वो जो वेरिएबल है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। उसी तरीके से वेट इन केजी, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क इन किलोमीटर। सो इस तरीके के सारे वेरिएबल जो सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं वो कंटिन्यूस डेटा कहलाते हैं।
इसी के अंदर रेशियो भी आता है जिसके अंदर ट्रू जीरो प्रेजेंट होता है, एन इंटरवल जिसके अंदर ट्रू जीरो प्रेजेंट नहीं होता है। सो एक डिफरेंस अगर देखोगे आप ऑर्डिनल और डिस्क्रीट के बीच में, तो यही है कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग अगर आपने देख ली तो वो ऑर्डिनल है, बिकॉज वी नो दैट staging as it increases the severity of disease is also increasing in that manner, but number of children is discrete because there is no ranking over here, 0 1 2 3 4 रैंकिंग नहीं है आपस में कोई भी। इट्स नॉट लाइक दैट कि हैविंग 2 चिल्ड्रन इज मोर सिवियर और हैविंग 3 चिल्ड्रन इज मोर सिवियर। सो दिस इज जस्ट वन स्मॉल एक्सरसाइज जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सो आप इसको आराम से बाद में सॉल्व करिएगा एंड लेट मी नो इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस। इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज एंड meant to just brush up your knowledge about the types of data that we have just discussed. So now let us come to another part of the biostatistics class that we are doing today, and that is the graphical representation of data. So suppose मैं आपसे पूछूं, are you a smoker? तो आप क्या कहोगे? Either you can say yes, either you can say no, or maybe you can say I was before, right? So yes, you are a current smoker. No, never smoked, non-smoker, or can be a former smoker. Okay, like this I go around and I ask say 1,000 people. Okay, I did ask, so I got 1,000 answers. 300 people told me they currently smoke. 200 people told me they are not smoking, and rest 500 told me they were former smokers. Now I want to go and tell this to the minister. Minister. Okay. So minister will understand through pictures. They like pictures very much. So if I want to show them a picture, मैं क्या करूँगा? मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ, पाई चार्ट बना सकता हूँ, और डिफरेंट तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. So suppose if I make a bar graph. So what is a bar graph? So a bar graph will have two axes like this, as we know. This is the y-axis. This is the x-axis. सो एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे हम? डिफरेंट कैटेगरीज प्लॉट करेंगे. ये कैटेगरीज क्या है? सो दीज आर दी कैटेगरीज, दीज आर दी कैटेगरीज. ये हमारी 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. तो हम इन तीनों डिफरेंट कैटेगरीज को इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं करंट, यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मर, एंड यहाँ लिख सकते हैं नॉन स्मोकर. ओके, एंड वाई एक्सिस पे क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसीज होंगी. सो ओवर हियर इट विल बी फ्रीक्वेंसीज. So what is frequencies? These are frequencies. ये जो नंबर्स हैं इनको ही फ्रीक्वेंसीज बोला जाता है. तो ये फ्रीक्वेंसीज 0 से लेके 1000 तक रेंज करती है इस ग्राफ में. सो करंट स्मोकर्स कितने हैं? 300. तो सपोज 300 इज समवेयर हियर. फॉर्मर स्मोकर्स कितने हैं? 200. तो सपोज से 200 इज समवेयर सम. नॉन स्मोकर कितने हैं? तो 200 समवेयर ओवर हियर, and former smokers is 500, which will be somewhere over halfway. So as you can see, I have plotted 3 different categories on a graph against the frequency. Here the frequency is number of people, okay, and the x-axis is the different categories. So this is a bar graph, okay. So this is how a bar graph looks when you make it nicely. So a bar graph you can see over here. I was explaining a similar example where smoking status has been asked from some number of people and they have replied in 3 different categories. This is a bar graph. Then next is a histogram. Suppose I measure the blood pressures of 1000 patients. Now I want to graphically represent this data. How will I do it? What can I use? Yes, I can use a histogram. Let us see what is a histogram. So in a histogram, the distribution is plotted. So the distribution of variable is plotted. So what is this distribution of variable? So for suppose our blood pressure example. So suppose this is 0 and I plot the blood pressure on this graph, and at each class interval
These are known as class intervals, 90 to 100 and so on. And at each class interval, I plot the number of people belonging in that specific class interval. So it might look something like this. And this is frequency, that is the number of people. So as you can see, for every, suppose these are all 100% people. So for every class interval, there is some number of people which belong to that class interval, and this type of diagram is known as a histogram. So when do you make histogram? When you have a continuous variable and when you want to assess the distribution of the variable. Okay, moving on. Okay, yeah, this is one histogram. Here the continuous variable of systolic blood pressure has been plotted against frequency. Now what other diagrams can be made? So we have the pie chart, very famous pie chart. So you all know that pie chart, in a pie chart we have different categories that can be represented in a single diagram. So how is it different from bar graph? So although pie chart and bar graph can be used interchangeably, but as a general rule, if the number of categories is more than 5, we prefer a bar graph. If the categories are less than 5, you can draw a pie chart. Why is this? Because if there are too many categories, then the pie chart will become way too crowded. Suppose there are so many categories, then your pie chart will become very much crowded and it will be very difficult to identify the small sections of the pie chart. That is why when the categories are less than 5, then pie chart is preferred. Otherwise, we can go for the bar graph. So again, pie chart also, like we saw for the bar graph example, we will have different categories, and for each category we will have different frequencies, and that categories and frequencies are ultimately plotted into a pie chart. So next we have the line chart. So what is a line chart? A line chart is a graph where time trend can be seen. So the trend of number of visits against time in months is seen in this line chart. So over here we can see that in the first month the number of visits were 60. In the next month the number of visits were around 56, 57, then 60 and so on. So over here we can see what is the trend of the clinic visits plotted against month. So this type of time trend is seen in a line chart. पहले मैंने पूछा लोगों की स्मोकिंग हिस्ट्री, फिर मैंने पूछा उनका ब्लड प्रेशर। तो अभी मेरे पास 1000 लोगों का ब्लड प्रेशर और 1000 लोगों की स्मोकिंग हिस्ट्री आ गई। लेकिन मैंने एक मॉडिफिकेशन और किया। स्मोकिंग हिस्ट्री में मैंने पैक ईयर्स भी पूछे, यानी कि कितने सिगरेट वो पर डे पीते हैं, हाउ मेनी सिगरेट्स डू दे स्मोक इन अ डे। सो वन पैक ईयर इज स्मोकिंग 20 cigarettes in a day for one whole year, that is one pack year. So I asked what is the number of pack years or what is the number of cigarettes these people smoke. So मुझे दो तरीके के वेरिएबल्स मिले। पहला मुझे मिला नंबर ऑफ पैक ईयर्स और दूसरा मुझे मिला उनका ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, so I asked this for all the 1000 people that I was surveying from the start. So number of pack years में I got the exact number that they told me, and for the systolic BP I got the exact systolic BP that I measured. Now someone asked me, is this smoking cigarette or the number of pack years related to developing say high blood pressure? I was curious, so I wanted to check it. So I wanted to just visually represent it and tell to my friend ki see, here you can see the association between the two. So which type of graph shall I use for that? Yes, you can use the Scott. Yes, you can use the scatter plot. So scatter plot क्या होता है? Let's see. So this is an example of a scatter plot. Yes, we can use a scatter plot. तो ये scatter plot क्या होता है? Let us see. Suppose this is our graph.
over here I will plot number of pack years of cigarettes on the x-axis, and on the y-axis I will plot the systolic BP. So I will have some gradations over here like this, some over here like this. Okay, so suppose this is 30 pack years and over here it is 200 mmFG. So for each person I will mark a dot, their coordinates on this map. For the first person, suppose the first person in my group, in my sample, smoked 20 pack years and had a BP of 160. Where will I plot him? So suppose this is 0, this is 20, this is 10, and this is say 80, although it should be normalized to 0, but that's fine, and somewhere it is 160. So I will plot him over here, right? So like this, for each of our 1000 participants I will plot their coordinates on this graph. So what am I doing? Plotting the coordinates of each of the patients. So it is like x and y of mathematics that we had learned earlier in our school. So we might get a graph like this. So over here you can see, if I pass a line like this, it shows an upward trend. So as the number of pack years increases, the systolic BP also increases. This is a hypothetical example that I am giving to make you understand what is a scatter plot. So over here we can see the correlation between two variables, that is number of pack years and systolic blood pressure. So that is why scatter plot is an important type of plot that everyone should know. So this is another example of scatter plot where age has been plotted against BMI. तो आप देखेंगे कि क्या कैसे जैसे कि एज यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और BMI के साथ कैसे ये कोरिलेटेड है. सो कोरिलेशन में हम और आगे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होते हैं. फॉर नाउ आप ये जानिए कि व्हाट इज अ स्कैटर प्लॉट एंड हाउ डज इट लुक एंड हाउ यू आइडेंटिफाई एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ अ स्कैटर प्लॉट एंड हाउ कैन यू प्लॉट इट एज वेल. देन अदर टाइप ऑफ ग्राफ इज अ बॉक्स प्लॉट. तो बॉक्स प्लॉट को यूज़ किया जाता है जनरली मीडियन प्लॉट करने के लिए. मीडियन मोड अभी हम आगे जाके देखेंगे, मीन, मीडियन मोड एंड सेंट्रल टेंडेंसीज के सारे मेजर. तो एक बॉक्स प्लॉट के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं. तो पहला कंपोनेंट आप देखेंगे यहाँ पर, ये बॉक्स, और ये इसके विस्कर्स हैं. हमारे पास यहाँ दो विस्कर्स हैं. विस्कर्स थोड़े इसमें मैं बता देता हूँ. सो दिस इज द विस्कर पार्ट, दिस इज द बॉक्स एंड दीज आर दी कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट्स. ठीक है, तो ये एक व्यक्ति बन गया है यहाँ पर. सो एज यू कैन सी दिस इज अ बॉक्स प्लॉट. सो यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रीटमेंट ए एंड ट्रीटमेंट बी को प्लॉट किया गया है. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज द बॉक्स प्लॉट. सो बॉक्स प्लॉट के अंदर क्या होता है, सो बॉक्स प्लॉट जनरली तब यूज होता है जब we have to compare two or more than two categories in a single graph and their distribution across some variable. So in this example, as you can see, we have compared the systolic BP against two different treatments, treatment A and treatment B. For treatment A, you can see this is the entire figure or the entire graph. So over here you can see some notations or some signs. So let us understand one by one ये क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं मिडिल वाली लाइन. ये जो मिडिल वाली लाइन है, दिस इज द मीडियन. ओवर हियर ऑल्सो आप देख सकते हैं, ये दिस इज द मिडिल लाइन विच इज द मीडियन. देन दीज लाइंस दे रिप्रेजेंट द इंटरक्वार्टाइल रेंज. हम देखेंगे आगे जाके भी कि इनका मीनिंग क्या है. फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. देन दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट्स, both the limits. Then there are some small signs over, you can see some small dots. So these dots represent the outliers. Outliers कौन हो गए? Outliers वो हो गए जो रेंज के भी बहुत बाहर हैं और जो हमारे डेटा को
डिविएट कर सकते हैं। यदि कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ गई या कोई बहुत छोटी वैल्यू आ गई तो वो मीडियन को अपनी तरफ पुल या पुश कर सकता है। सो जब बॉक्स प्लॉट का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैटेगरी हो जिन्हें हमें आपस में कंपेयर करना है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है, उनके मीडियंस को कंपेयर करना है, इंटरक्वार्टाइल रेंजेस को कंपेयर करना है, उसके लिए हम बॉक्स प्लॉट को यूज़ कर सकते हैं। Then another type of graph that is used is the frequency polygon. Frequency polygon is much like histogram. When sample size increases even more and we have finer measurements available, then instead of obtaining a histogram, we can also obtain a frequency polygon. So आप इस frequency polygon में देख सकते हैं कि score जो है वो हमारा vary कर रहा है with every one frequency, एंड यहाँ पर हमने उसको फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट इज ओगाइव। व्हाट इज ओगाइव? तो ओगाइव यूज होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करने के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जब व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज एडेड अप इन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक स्कोर पर कितने लोग आते जा रहे हैं वो हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। फॉर सपोज इसमें अगर एग्जांपल देखें तो दिस पॉइंट इज डिनोटिंग 75। सो हाउ मेनी पीपल आर इन दिस range? So if we measure it from over here, so cumulative frequency we can see it is around 25. As the score increases, the number of people accommodating is increasing. So at this point अगर हम देखें तो 105 is the score। 105 के स्कोर पर 250 लोग प्लेस्ड हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? मीडियन एस्टिमेशन कर सकते हैं कि मिड पॉइंट क्या स्कोर है जिस पर मिड पॉइंट आ रहा है, एंड इन दी एंड आप इसमें देखेंगे कि इट अल्टीमेटली रीचेस 100% of the frequency. So if I measure the scores of 400 people, and I can see over here that in the end when the ogive reaches its limit, all 400 people have been measured. तो ये cumulative में add होता है। Then is the population pyramid. Population pyramid generally used by demography. So generally used in demography. डेमोग्राफी में यूज़ किया जाता है इसको पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप देखेंगे तो इसका एक ये शेप होता है, इसलिए इसको पिरामिड बोला जाता है, जिसके अंदर दोनों प्लॉट किया गया है, मेल्स को एंड पॉजिटिव को। इसके साथ साथ इनके एज को भी प्लॉट किया गया है ऑन दिस एक्सिस। सो दिस इज नोन एज एज सेक्स पिरामिड। तो वी हैव समथिंग नोन एज द परीटो चार्ट। सो व्हाट इज अ परीटो चार्ट? परीटो चार्ट के अंदर हमें दो चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ एक्चुअली अ कंबाइंड ओजाइव एंड अ बार चार्ट। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक बार चार्ट है in the broad yellow bars, and they are sorted in a descending order as per the frequencies, and then there is an ogive curve which is calculating the cumulative frequency. So this is known as a Pareto chart. इसको Pareto chart इसलिए बोलते हैं क्योंकि it also follows the 80-20 principle, जो Pareto principle है, जिसके अंदर 80% of the frequencies are coming from 20% of the categories. So 20% of the categories are contributing 80% of the frequencies. तो ये Pareto chart कहलाता है। Then we have the stacked bar. Stacked bar is like a bar graph only, but over here you can see that all percentages tend to go to 100%. So it is like a mixture of a pie chart for each category along with a bar chart. तो इसके अंदर हम proportionally देख सकते हैं कि for each category proportionally what is the division of any variable that might be present। तो इसमें हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं इम्यूनाइजेशन कवरेज। इम्यूनाइजेशन कवरेज को किससे मैच करके देख रहे हैं? एज ग्रुप के साथ। तो अगर हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, सपोज दीज आर दी 4 डिफरेंट एज ग्रुप्स दैट वी आर लुकिंग, सो व्हाट इज द डिफरेंट कवरेज ऑफ इम्यूनाइजेशन इन ईच वन ऑफ देम? लेजेंड यहाँ से मिसिंग है, यहाँ पर ये लेजेंड होना चाहिए विच सिग्निफाइज ईच कलर स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो सपोज यहाँ पर दिस कैन येलो कैन स्टैंड फॉर covered or immunized, the blue part can stand for partially immunized, and the green part can stand for non-immunized. So this sort of comparison can be made across different categories.
लास्टली वी हैव समथिंग नोन एज कोरिलेशन हीट मैप। तो जो हमने स्कैटर प्लॉट देखा था उसी तरीके से होता है। स्कैटर प्लॉट के अंदर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। इसको रीड कैसे करना है, तो इसके अंदर और क्या चीज़ है, वी कैन स्टडी मल्टीपल variables in a single graph. So here you can see that I am studying age, BMI, systolic and diastolic BP and cholesterol, and seeing their correlation with the same variables. So over here you can see the correlation between any two variables possible. Suppose I want to see the correlation between BMI and cholesterol. So I can move over here from BMI and see in the square where it matches with the cholesterol. So like this, over here you can see that there are yellow boxes in the middle. Why? Because they signify the same value both sides. That is why the value over here is 1, and you can see there are different values in the different squares. So these are correlation coefficients. आने वाली क्लासेस में हम लोग समझेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि कोरिलेशन हीट मैप इज अ टाइप ऑफ ग्राफ जिसके अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स के आपस के रिलेशंस को स्टडी कर सकते हैं, उनके बीच क्या एसोसिएशन है, कितनी स्ट्रेंथ है उस एसोसिएशन में, उसको आप स्टडी कर सकते हैं कोरिलेशन हीट मैप को यूज करके।